छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा के पठन सामग्री 4 के अंतर्गत आज जानेंगे राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना। तो राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा है? कहने का तात्पर्य है कि जब कोई देश से जो क्षेत्र अलग हो रहे हैं, है ना, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, वह अपने स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग कर रहे हैं। उस पर रविंद्रनाथ ठाकुर की क्या बातें हैं, क्या बातें निष्कर्ष निकल कर आती है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मैं हीरो की कीमत पर शीशे नहीं खरीदूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ, देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। यह रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमारा राष्ट्रवाद अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, और कहा है मेरी शरण स्थली मानवता है, और देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। इस प्रकार की बातें कही गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवाद को, है ना, राष्ट्रवाद को देशभक्ति पर हावी होने, राष्ट्रवाद की वो उपेक्षा कर रहे हैं। सीधी सी बात, अपने शब्दों में वो राष्ट्रवाद की उपेक्षा कर रहे हैं जो एक देश से, है ना, अलग होने की बात कर रहे हैं, उनका समर्थन वो नहीं करते। कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर। वे औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे और भारत को स्वाधीनता के अधिकार का दावा करते थे। अब ये जो उपनिवेश था, पहले हमारा भारत देश उपनिवेश था, उनका विरोधी था, है ना, कि किसी भी देश को दूसरे देश को गुलाम नहीं बना सकता। इस प्रकार की इन बातों का विरोधी था, और वह कहते हैं स्वाधीनता के अधिकार का दावा करते थे। प्रत्येक देश को स्वतंत्र होने का अधिकार है। वे महसूस करते थे कि उपनिवेशों के ब्रितानी शासन में मानवीय संबंधों की गरिमा बरकरार रखने की गुंजाइश नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जिसे ब्रितानी सभ्यता में भी स्थान मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विचार है उसको ब्रितानी सभ्यता में मान्यता मिला है ना, इस गरिमा को, इस बात को करने की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार से वो कहते हैं। टैगोर पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करते और पश्चिमी सभ्यता को खारिज करने के बीच फर्क करते हैं। जो टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर, वो साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। साम्राज्यवाद क्या है? अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत के बल पर दूसरे देश पर कब्जा करना साम्राज्यवाद कहलाता है। और कहा है कि पश्चिमी सभ्यता के खारिज करने के बीच फर्क करते हैं। जो पश्चिमी सभ्यता है उनको वह सीधे तौर पर खारिज करते हैं। भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि भारत की जितनी भी जनता है वो अपनी देशभक्ति के प्रति आस्था होनी चाहिए, और बाहरी दुनिया से सीखने में परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बाहरी दुनिया से भी बहुत कुछ सीखते हैं। टैगोर जिसे देशभक्ति कहते थे, उनकी समालोचना उन्होंने लेखन का स्थायी विषय था। वे देश की स्वाधीनता आंदोलन में मौजूद संकीर्ण राष्ट्रवाद के कटु आलोचक थे, है ना। संकीर्ण अर्थात संकुचित राष्ट्रवाद, अर्थात जो थोड़े से लोग हैं जो राष्ट्रवाद की परिभाषा दे रहे हैं, राष्ट्रवाद को न्याय बता रहे हैं, हमारा राष्ट्रवाद श्रेष्ठ है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनका वो विरोधी है। कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्हें भय था कि तथाकथित भारतीय परंपरा के पक्ष में पश्चिम को खारिज करने का विचार यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। यह अपने देश में मौजूद ईसाई, यहूदी, फारसी, इस्लाम समेत तमाम विदेशी प्रभाव के खिलाफ आसानी से आक्रामक भी हो सकता है। देखिए, अब इसमें कहा है कि उन्हें भय है जो संस्कृति हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू को छोड़कर जितने भी संस्कृति है वह अलग राष्ट्र की घोषणा कर सकते हैं। वो राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत एक नए राज्य की कल्पना कर सकते हैं और वह आंदोलन छेड़ सकते हैं। इनका डर उन्हें है। किसको? रविंद्रनाथ ठाकुर को। इस प्रकार की वह बातें कर रहे हैं और इसकी आक्रामकता से हमें डर लगता है। इस प्रकार की बातें रविंद्रनाथ ठाकुर कह रहे
करके जो रविंद्रनाथ ठाकुर है समालोचना में देखें तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी राष्ट्रवाद का पूरा विरोधी है। इसलिए विरोधी है क्योंकि देशभक्ति को मानवता पर हावी होने नहीं दूंगा, इस प्रकार की उनकी जो बातें हैं वह सिद्ध करता है कि वो राष्ट्रवाद के विरोधी है। बहुत से हमारे देश की विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होंगे, वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अलग राज्य की, अलग देश की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा इनका कहना है ना। और इन्होंने भी कहा था कि मैं हीरो के दाम पर शीशे नहीं खरीद सकता, हीरो के दाम पर शीशे नहीं खरीद सकता। कहने तात्पर्य है कि मैं देश को वो करके गुमराह करके मैं इनको अलग नहीं कर सकता, इनका यह तात्पर्य है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद पर रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना है। कुल मिलाकर के इन्होंने आलोचना की है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवादी विचारधारा के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी संस्कृति के आधार पर या कुछ क्षेत्रों के आधार पर क्या करते हैं, ये अलग राज्य की मांग करते हैं, जिनके कारण पूरा शासन प्रशासन व्यवस्था है ना डगमगा जाता है। इस प्रकार की बातें रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं। तो ये है रविंद्रनाथ ठाकुर की समालोचना। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं राष्ट्र राज्य और शिक्षा। राष्ट्र राज्य का तात्पर्य ये है कि जो देश किसी दूसरे देश से अलग हो गए हैं, ठीक है, जो देश जो किसी दूसरे देश से अलग हो गए हैं वो राष्ट्रवाद और शिक्षा। तो जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे बहुत से ऐसे देश हैं जिनसे बहुत से छोटे छोटे देश अलग हो गए और राष्ट्र राज्य बन गए, ठीक है। राष्ट्र राज्य बन गए तो वहाँ पर लोगों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की आवश्यकता हुई। स्कूलों की आवश्यकता हुई तो स्कूलों की आवश्यकता के लिए बहुत सारे स्कूलें खोले गए जहाँ पर उन्हें शिक्षा दी गई, है ना। शिक्षा इसलिए देना बहुत आवश्यक था क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय इतिहास इत्यादि की शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक था, ताकि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने हितों की रक्षा कर सके, साथ ही साथ राष्ट्रीय हितों को दरकरार न करते हुए वो एकजुटता, है ना, एकता, भाईचारा इत्यादि ला सके। इसलिए स्कूलों में शिक्षा की गई। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण कदम उठाया और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के स्कूलों खोले गए, राष्ट्रवादी स्कूल खोले गए। और साथ ही जर्मनी ने भी लोकतांत्रिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो ये थे राष्ट्र राज्य और शिक्षा। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो देश अलग हो गए हैं उसको कहा जाता है राष्ट्र राज्य। सीधी सी बात कि जो राष्ट्र राज्य है ना, ये अलग हो गए, इन्हें शिक्षा की आवश्यकता होगी, शिक्षा की आवश्यकता होगी, इसलिए स्कूल खोला जाएगा, बच्चों को शिक्षित किया जाएगा ताकि बच्चे विद्वान हो, वहाँ की राजनीतिक विरासत को संभालें और बहुत से ऐसे जो कार्य है उसको करें, है ना। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक भावना इत्यादि की रक्षा कर सके, इसलिए स्कूलों में शिक्षा दी गई इन बातों का, जिससे वह देश और अधिक फल फूल सके। और शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक छात्र को अनेक प्रकार की राष्ट्रीय विचारधाराओं की ओर लिया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। और यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक देश के जो नागरिक है ना, जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा देना उस देश की सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है। और लोकतांत्रिक देशों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, इसलिए शिक्षित कर रहे हैं ताकि उनकी लोकतांत्रिक आदर्शों को ग्रहण कर सके, उनकी सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति इत्यादि की रक्षा कर सके, धरोहर की रक्षा कर सके, मानवता की रक्षा कर सके, है ना। तो यह बहुत ही आवश्यक है, इसलिए शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई राष्ट्रवादी राज्य में या राष्ट्र राज्य में। ये हो गया राष्ट्र राज्य और शिक्षा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए चलते हैं पठन सामग्री 5। पठन सामग्री 5 के अंतर्गत देखेंगे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, ठीक है। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। लोकतंत्र क्या है और क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे तौर पर जान लेते हैं लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, अर्थात जनता का शासन, ठीक है। लोकतंत्र क्यों, तो जनता का शासन क्यों, तो जनता का शासन इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जनता द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है और वह जनता उन पर शासन किसी व्यक्ति को चुना जाता है, जनता में से किसी व्यक्ति को चुना जाता है और जनता में से वह व्यक्ति उस पर शासन करता है, ठीक, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनके लिए नई नई योजनाएं लागू करता है
अनेक प्रकार की कार्य को क्रियान्वित करता है। ठीक है, एक प्रकार से कहें तो वह सरकारी समझिए, ठीक है, जो जनता पर शासन करता है। तो आइए देखते हैं परिचय। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो राज शासन व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। राज शासन व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है ना। जो राज शासन व्यवस्था हुआ करती थी उसके अंतर्गत किसी राजा का शासन हुआ करता था, उनका बेटा क्या बनता था, राजा बनता था, शासक बनता था, है ना। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वह उनका बेटा इस प्रकार से राजा बनता जाता है। लेकिन लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में जनता द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है और वह व्यक्ति क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक है, ठीक इस प्रकार हम मताधिकार के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से और मतदान के माध्यम से हमने बहुत सारे जनताओं ने श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमने श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुना। तो इस प्रकार जनता द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है और वह व्यक्ति हम पर शासन करता है। ये हो गया आप एक प्रकार से देखिए तो लोकतंत्र। अब देखिए लोकतंत्र इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि लोकतंत्र में जनता के क्या कहा जाए, जनता के अधिकारों की रक्षा होती है, उनकी मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, उनकी अनेक प्रकार की गतिविधियों की रक्षा होती है, उनके लिए एक नया संविधान बनता है, एक अलग कानून बनता है और लोकतंत्र के ही द्वारा मनुष्यों के, मानव के अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, तो ये हो गया लोकतंत्र। अब देखिए लोकतंत्र की परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे तो लोकतंत्र की महत्व, विशेषताएं है ना, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनको जानेंगे, साथ ही साथ इनकी महत्व क्या है और लोकतंत्र की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमिका क्या है। आप देखे होंगे उत्तर कोरिया में किम जोंग एक शासक है। ठीक है, वह तानाशाह शासक है, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, अर्थात तानाशाही यहाँ पर बोल दी है तो तानाशाही का मतलब ये है कि वह जैसा बोले वैसा होगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी सरकार इधर उधर कर दे तो उनका विरोध करते हैं और विरोधों के माध्यम से जो सरकार योजना बनाए रहते हैं उन योजनाओं को पुनः खारिज करना पड़ता है। इसलिए लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित है। तो इसलिए लोकतंत्र राज शासन से बहुत ही अच्छा है और लोकतंत्र के माध्यम से हम अनेक प्रकार के कार्यों को अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं, हमारे अधिकार सुरक्षित होते हैं, हम अनेक प्रकार के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, अनेक प्रकार के तंत्र व्यवस्था बनी होती है, उन व्यवस्था के अंतर्गत कार्य संचालित होते हैं। तो ये हो गया लोकतंत्र का परिचय। आइए हम देखते हैं उद्देश्य है। तो देखिए लोकतंत्र का इस पाठ का उद्देश्य ये है, हम समझ पाएंगे कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है ना। उद्देश्य यह कहा गया है कि हम इस पाठ को पढ़कर समझ पाएंगे कि लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ी लोकप्रिय शासन पद्धति है। ऐसा क्यों है, कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है ना। तो यही शासन में क्या सर्वोत्तम व्यवस्था है पर समझ बना पाएंगे, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है पर समझ बना पाएंगे। तो आइए चलते हैं लोकतंत्र क्या है, एक सरल परिभाषा। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी है ना। लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी जो ग्रीक भाषा से बना है। डेमो का अर्थ होता है जनता और इसका अर्थ होता है शासन। ठीक है, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है जनता का शासन। ठीक है, सीधी सी बात, जनता का शासन। तो आइए इसमें एक परिभाषा दिया है, परिभाषा यह है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, इसमें कहा है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करते हैं। ठीक है, शासकों का चुनाव जनता करते हैं। और थोड़ा एक और परिभाषा देखते हैं जॉर्ज वाशिंगटन का, उन्होंने कहा है, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन, लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर के जनता का शासन होता है। ठीक है, और परिभाषा देखेंगे तो
जनता द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है और वह उन पर शासन करता है। ये हो गया लोकतंत्र, है ना। और वे सारे अधिकार जनता में निहित है, जनता के अंदर निहित है, जो किसी व्यक्ति को क्या करता है, उत्तराधिकारी घोषित करता है। यह हो गया लोकतंत्र। आइए हम देखते हैं लोकतंत्र को और विस्तार से इस बुक के माध्यम से। आइए, खुद को लोकतांत्रिक बनाने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी बातों पर चर्चा कर उन पर गौर करें। हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। यही परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे गांव के लोग होते हैं, किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है, और वह क्या करते हैं, बाद में शासन करता है, सड़क निर्माण करता है, सामाजिक कार्यों में कार्य करता है, अनेक प्रकार के कार्यों को संचालित करता है। ठीक उसी प्रकार हम थोड़ा बड़े स्तर में जाते हैं, विधायक का चुनाव करते हैं। तो एक क्षेत्र होता है, तहसील होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, वो एक विधायक का चुनाव करते हैं। इससे और बड़े लेवल पर जाते हैं, सांसद चुनाव। तो सांसद चुनाव होता है, उसमें भी मतलब क्या होता है, जनता द्वारा किसी एक व्यक्ति को सांसद प्रतिनिधि बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वो जितने भी सांसद होते हैं बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं, है ना। तो बहुमत दल के नेता को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, और वह प्रधानमंत्री पूरी जनता पर या कहें पूरे राष्ट्र पर शासन करता है, ठीक है। बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, बहुत सारे घोषणाएं करता है, अनेक प्रकार के नीति निर्माण के नियम बनाते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करते हैं, है ना। राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में वह कार्य करते हैं, है ना। यह हो गया लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो आइए देखते हैं, यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर करती है, ठीक है। तो यह जो परिभाषा है बहुत ही अच्छा है, और यह गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पूर्णतः अंतर करती है। तो जो गैर लोकतांत्रिक है अर्थात राज शासन व्यवस्था, ठीक है, और लोकतांत्रिक होता है जनता का शासन। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जो म्यांमार के जो सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था म्यांमार देश में, वो क्या हो गए, शासक बन गए। शासक के फैसलों में कोई भी लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। चिली देश की पिनोशेट जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होता है। नेपाल के भूतपूर्व राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने जाते थे, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया। अब देखिए, यहाँ अलग अलग देशों के उदाहरण दिया गया है, जैसे कि नेपाल के राजा को जनता नहीं चुनते, और ये कौन है, चिली देश, है ना, वहाँ के राजा को भी जनता नहीं चुनते, और नेपाल, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे और देश मिल जाएंगे जहाँ पर जो शासक होते हैं उनको जनता नहीं चुनते, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह राजा बनते जाते हैं। तो इस प्रकार व्यवस्था बहुत सारे देशों में लागू है, तो वह गैर लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। कौन सा देश कहलाएगा, गैर लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं। इसमें हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें विकसित लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा की एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। अब देखिए, यहाँ पर बहुत से ऐसी जो सरकारें बनी हैं, हम भारत की ही बात करते हैं, बहुत से ऐसी सरकारें बनी हैं जो कहती हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं। हम लोकतांत्रिक है अर्थात हम जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता पर शासन कर रहे हैं, अर्थात जनता की जो मांग है उनको हम दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा बहुत से ऐसे हमारे देश में शासक हुए, वो लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोकतांत्रिक तो होते हैं लेकिन वो दिखावटी करते हैं, कहे अपने आप को लोकतांत्रिक करते हैं और जनता के हितों की बात नहीं करते। ठीक है, तो हम उसे लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। हम जनता पर गलत फैसले लेंगे, हम उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, वह अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि वो दिखावटी लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करते हैं। और यहाँ पर कहा गया है अगर हमें लोकतंत्र के बारीकी से समझना है तो इसकी परिभाषा को हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। क्या लोकतंत्र है, ठीक है, इसकी परिभाषा को समझने के बाद हमें लोकतंत्र क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इनको अच्छे से जान जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं लोकतंत्र के गुण कि लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत के जो लोकतांत्रिक वो है मतलब लोग हैं उनके क्या कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए देखते हैं। तो लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं। तो पहला है जन कल्याण की भावना। ठीक है, मान लीजिए जो लोकतंत्र के अंतर्गत अर्थात जो जनता का शासक बनता है, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहले जन कल्याण की भावना, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोगों के बारे में जन कल्याण की भावना की सोच होनी चाहिए, मतलब लोगों की जन कल्याण करना चाहिए। बहुत से लोग गरीब हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, या बहुत से लोग आदिवासी हैं, तो वह लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो पाए, तो लोगों की एक प्रकार से क्या करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए, साथ ही साथ उनके बारे में सोचना चाहिए ताकि कैसे विकास हो सके। नेक्स्ट आइए कुशल शासन। देखिए एक और अच्छा मतलब गुण है जो जनता का सरकार जो सरकार बनाते हैं वह कुशल शासन करे। तो शासन करे इसके लिए उनके अंदर एक अच्छी विचारधारा हो, अच्छी सोच हो, पढ़ा लिखा हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वह कुशल शासक कर सके और साथ में अपने छोटे लोगों से या जो जनता से बीच बीच में सलाह ले सके और सलाह लेकर के कुशल शासन कर सके। श्रेष्ठ शिक्षण, देखिए शिक्षण यहाँ पे कहा गया है शिक्षण, शिक्षक से शिक्षण बना है, तो शिक्षण अर्थात टीचिंग देने वाला हो, पढ़ाने वाला हो, समझाने वाला हो, इस प्रकार के श्रेष्ठ शिक्षण होना चाहिए। किसको, उस शासक को, ताकि लोगों को समझा सके अपनी बातों से, है ना, कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होगा हमारा आगे आने वाला का, इस प्रकार से समझा सके। चौथा मनोवैज्ञानिक शासन, मनोवैज्ञानिक अर्थात बाल मनोविज्ञान को समझने वाला हो, या कहें कि जनता के मनोविज्ञान को समझने वाला हो और उस मनोविज्ञान को समझ करके कि जनता को क्या चाहिए उस आधार पर मनोवैज्ञानिक शासन करना चाहिए। नेक्स्ट आइए जनता का नैतिक उत्थान। प्रत्येक शासक का कर्तव्य है कि वह जनता का नैतिक उत्थान करे। नैतिक यहाँ पर अच्छा है कि मतलब बिना भेदभाव के, है बिना ऊंच नीच के, है ना, उनका उत्थान करे अर्थात समतामूलक समाज की स्थापना करे। नेक्स्ट है देशभक्ति की भावना का उदय, है ना, प्रत्येक शासक के अंदर देशभक्ति की भावना का उदय होना चाहिए और लोगों के अंदर भी देशभक्ति की भावना का उदय करना चाहिए, या देशभक्ति से ओतप्रोत बातें करनी चाहिए जो लोगों के अंदर या दिल में जाए कि हमारा शासक जो बना है वह देशभक्ति से ओतप्रोत है, इस प्रकार से जनता भी सोचे, तो इसलिए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होनी चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्रांति से बचाव। अब देखिए क्रांति यहाँ पर तो एक देश से दूसरे देश के बीच होता है, अपने लोगों के बीच होता है, धार्मिक क्रांति होता है, या कहें अनेक प्रकार के दंगल, या कहें भेद होता है, दो गुटों में नहीं होता है भेद, है ना, तो अनेक प्रकार की जो क्रांति है उससे निपटने के लिए योजना बनाई जाए, बचाव बनाया जाए कि कैसे मतलब उस समस्या से निपटे, इसलिए इसके लिए दूरदर्शी प्रयास करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। अब देखिए प्रत्येक देश के नागरिक जो उन्हें अपना शासक चुने हैं उनके लिए क्या किया जाए, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था हो, अर्थात शासन व्यवस्था ऐसी हो जो सबको एक समान रूप से देखे, किसी के ऊपर भेदभाव न करे, और स्वतंत्रता अर्थात सबको ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करे ताकि वो कहीं भी आ सकते, कहीं भी जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, और जो शासक बना है वह भी लोगों के ऊपर ऐसी बातों को रखे जो सर्वमान्य हो, इस तरह की बातें उभर कर सामने आनी चाहिए। नौवां है विश्व शांति का समर्थक।
जो हमारे मोदी जी हैं वह विश्व शांति के समर्थक है। उन्होंने आतंकवाद का हमेशा विरोध किया है और जो पाकिस्तान को विश्व स्तर पर ऐसा प्रेशर डाला है कि वो आतंकवाद को खत्म करे, कम करे और हमारे देश पर आतंकवादी जो सोच रखते हैं उनको कम करे या हमेशा के लिए त्याग दे, नहीं तो उनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी जी ने अनेक सभाओं में विश्व स्तर पर, विश्व मंच पर बात रखी है और तभी हम विश्व शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और आज बहुत से ऐसे जो देश हैं, है ना, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, शांति स्थापित नहीं हो रही है, तो इसके लिए बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी विश्व शांति की बात कही और उसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो शासक है वह विश्व शांति का समर्थक होना चाहिए, न कि लड़ने वाला हो। नेक्स्ट है वैज्ञानिक उत्कर्ष को प्रोत्साहन। अब देखिए, प्रत्येक देश का अपना एक वैज्ञानिक परिक्षेत्र होता है ना। भारत में भी अनेक प्रकार के प्रक्षेप्य या प्रक्षेपित यान बने हुए हैं, या क्या बोले उपग्रह सैटेलाइट मंगल में, चंद्रमा में छोड़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार वैज्ञानिक उत्कर्ष को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अनेक प्रकार के ऐसे मतलब खोजें की जाए जो मानव कल्याण के लिए अच्छे हो। आपको पता ही है कि भारत देश ने परमाणु बम बना लिया, सन 2000 के आसपास परमाणु बम बना लिया और परमाणु के क्षेत्र में भारत भी अग्रणी हो गया, अग्रणी देशों की सूची में आता है। इसलिए वैज्ञानिक उत्कर्ष को प्रोत्साहन देना चाहिए और अनेक प्रकार के ऐसी चीजों का निर्माण करना चाहिए जो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक हो। 11वां है भावी शासक वर्ग का निर्माण। अब यहाँ पर कहा गया है कि भावी शासक वर्ग का निर्माण, तो गांव में, छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे नगरों में, है ना, शासक वर्ग का निर्माण करना चाहिए, है ना, ताकि भविष्य में वह शासक बन सके, है ना। तो इसके लिए जैसे सरपंच बनते हैं, पंच बनते हैं, पार्षद बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो ऐसे शासक वर्ग का निर्माण करें तो भविष्य में शासक बन सके और जनता पर शासन कर सके। ये है लोकतंत्र के गुण। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट